नमस्कार मेरे दोस्तों साथियों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको करवा रहा हूं अग्निवीर, क्लर्क और स्टोर कीपर के प्रैक्टिस सेट्स। तो आज जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, ये 50 मिनट का होगा। और आपका ऑफिशियली जो पेपर है वो भी 50 मिनट का ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे। 2 खंड होंगे इस पेपर में, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन, पहले 25 क्वेश्चन होंगे और दूसरे खंड में भी 25 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले खंड में 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके जीएस से रिलेटेड होंगे, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स के होंगे। और दूसरा खंड जो होगा उसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन किसके होंगे? अंग्रेजी के होंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर ना लिखने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 32 अंक और कुल 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए पहला खंड हमारा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए है आपका ऑप्शन बोध गया, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ, या डी है पाटलिपुत्र। बताइए जरा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है? यानी विधि कानून अधिकारी होता है प्रथम। ए महान्यायवादी, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, या फिर डी प्रधानमंत्री। बताइए जरा। तो जो महान्यायवादी होता है वो है जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये आता है हमारा अनुच्छेद 76 में। इस समय वर्तमान में कौन है हमारे महान्यायवादी? तो ये हैं हमारे के वेणुगोपाल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, या डी अंटार्कटिक। बताइए जरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है हमारा एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हम रह रहे हैं, इसमें भारत खंड है। वो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7, या फिर 10? बताइए जरा।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या जो है वो है हमारी 5। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसे जो है विश्व का सिपाही कहा जाता है। ठीक है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो या फिर बैंकॉक? तो ये हुआ था हमारा नई दिल्ली में। प्रथम जो एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था हमारा नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ए दुग्धमापी लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, पनडुब्बी या फिर द्रव घनत्व मापी? बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, जो क्या है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी के ये तीनों है जो दुग्धमापी है, पनडुब्बी है और द्रव घनत्व मापी है, ये तीनों ही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्यरत हैं। ठीक है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने में सहायक होता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन या फिर प्रोटॉन? बताइए जरा। ये है हमारा मेसॉन। क्या है? मेसॉन, जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने में सहायक होता है कहलाता है मेसॉन। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ईथेन, ईथीन, मीथेन या फिर एसिटिलीन? तो ये है हमारा मीथेन गैस। ये जो गैस होती है ये क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में किसे जैव वर्गिंगी का जनक कहा जाता है? ए एंगलर, बी अरस्तु, सी कोरोलिस लिनियस या फिर टी है हमारा थियोफेस्टस? बताइए जरा। तो जो हमारे कैरोलस लिनियस हैं इनको जैव वर्गिंगी का जनक कहा जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? घ्राण प्रणाली, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर आद्य स्वचेतक या फिर डी अनुमस्तिष्क? तो श्वसन का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग जो है उससे किया जाता है। निम्न में से किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? इंकजेट से, बबल जेट से, लेजर जेट से या फिर डॉट मैट्रिक्स से? ये नीचे आपको प्रिंटर के टाइप्स दिए गए हैं। बोल रहे हैं कि किस तरह के जो प्रिंटर हैं उससे कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां
निकाली जा सकती हैं, इंकजेट से, बबल जेट से, लेजर जेट से, या फिर डॉट मैट्रिक्स से। तो जो हमारा डॉट मैट्रिक्स होता है प्रिंटर, उससे कार्बन लगाकर हम अधिक प्रतियां निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या फिर चतुर्थ पीढ़ी? तो ये हुआ हमारी तृतीय पीढ़ी से। और टोटल अगर हम पीढ़ियों की बात करें तो क्यों कितनी पीढ़ियां हैं अभी तक? 5 पीढ़ियां विकसित यानी आविष्कार की गई हैं। ठीक है, 5 पीढ़ियों का आविष्कार हो चुका है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल, वोलेटाइल, एक्सटर्नल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है, ये किस प्रकार की मेमोरी है? ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है। इसको हम बाहर से भी ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी पैकेज, या डी ऑपरेटिंग सिस्टम? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो आप सबको पता होगा, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसको ऑपरेट करता है। कह रहे हैं एमएस वर्ड का स्लैश फीचर कुछ स्पेलिंग्स, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑटो फिक्स, स्पेल, या ऑटो करेक्ट, या फिर ऑटो मार्क? देखिए, ये भी आपको पता है। आप मोबाइल में भी टाइप करते हैं तो वर्ड का कौन सा फीचर होता है जो उसको सही कर देता है? ऑटो करेक्ट। क्या होता है? ऑटो करेक्ट। आप कभी स्पेलिंग गलत टाइप कर दें तो ऊपर सजेशन में अच्छी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग आ जाती है, और नहीं भी आती है तो ऑटो करेक्ट अगर आप ऑन कर देते हैं तो ऑटो करेक्ट अपने आप ही हो जाता है डैश देने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है वो मैथ्स का है। कह रहे हैं कि 90, 72 और 162 का एलसीएम क्या होगा? चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, और ये कितने में जाएगा? चलिए, अब कितने से जाएगा? 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 15 तियाँ 45, 12 तियाँ 36, और 27 तियाँ 81। क्या अब भी 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और 3 नेम 27। ठीक है, अब भी जा रहा है क्या? देखिए ना, 5 और 4 9। अब ये इन दोनों में कोई भी 2 चीज़ें कॉमन नहीं है जो हमारी कट सकती हैं, तो हम अब क्या करेंगे? डायरेक्ट गुणा करके लिख लेंगे। तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 4 और गुणा 9। चलिए करिए जरा, कितना आ रहा है आंसर?
तो ये आप जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, 2×3=6, 6×3=18, 18×5=90, 9×4=36, 360, और 360 नेमा कितना करेंगे हम, तो आएगा 3240। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी 3240 बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से सिर्फ विभाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो किसी से विभाजित नहीं होती, एक को और स्वयं को छोड़कर, एक से और स्वयं को छोड़कर, तो वो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कह रहे हैं 3 से प्रारंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं बताइए। तो जरा लिख लेते हैं। 3 से शुरू करके पहली 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर अभाज्य संख्याएं जाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन 9 तो कट जाती है, तो ये तो सिर्फ विषम है। अभाज्य करेंगे तो एक और क्या हो गई, 11 हो गई, और उसके बाद क्या हो गई, 13 हो गई। क्या हमारी ये संख्याएं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब इनका हमें 5 हमें क्रमागत संख्याएं पता चल गई हैं जो 3 से प्रारंभ होती हैं, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य क्रमागत संख्याएं हमें पता चल गई हैं। अब कह रहे हैं कि इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, जोड़ देंगे, कितनी टोटल संख्याएं हैं, 5 हैं। चलिए जोड़ दीजिए जरा। 5 और 3 8, और 7 15, और 10 25, और 1 26, और 10 36, और 3 39 बटे 5। इसको काटा तो कितना आया, 5 7 35, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 5 8 40, कितना आया, 7.8। ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया औसत इनका, 7.8। चलिए, कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को 10% लाभ और 15% के लाभ पर बेचने पर क्रमशः 20 का अंतर आता है। कितना अंतर, कितना है, 20 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, x हो गया। कितना हो गया, x हो गया। तो सबसे पहले हमें 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, फिर 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 10% का दे रखा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस लिख दूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य इंटू कितना होता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो कितना हो गया, 110। 100 प्लस 10 110, और बटे 100 कितना आ गया, कितना आ गया, 11x/10। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया, 11x/10 आ गया। अब कितने पर निकालेंगे, 15% लाभ पर। फिर से निकाल लीजिए। क्या मैं इसको 115 कर दूं, 100 प्लस 15, और यहाँ पर बटे में 100। चलिए काट लीजिए जरा। 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, कितना आ गया, 23x/20। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन है आगे वाली लाइन पर करना है। कह रहे हैं बेचने पर क्रमशः अंतर कितना आता है इनका,
20 आता है। कितना आता है? 20 आता है। ठीक है इक्वेशन। इन दोनों का जो अंतर है विक्रय मूल्य हमें पता चल गया। अब इन विक्रय मूल्य को बेचने पर अंतर कितना आता है? 20 का आता है अंतर। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या इसको 20 मान लूं? नीचे एलसीएम ले लूंगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में हो गया हमारा 20। अब चलिए काटिए जरा, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 23x। कितना बचा? 23x। और यहाँ पे 20 लाएंगे तो 10 दूनी 20, और यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस। ठीक है, बराबर कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। ये 23x में से 22x गया तो बचा x, और ये 20 की इधर गुणा हो गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। कितनी आ गई? 400 आ गई। तो दोनों हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएंगे, नहीं पता चल जाएंगे? चलिए 10% पर लाभ कितने का होगा, तो x की वैल्यू लगा देंगे। देखिए 10% पर कितना निकला था हमारा विक्रय मूल्य? 11x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 बटे 10। काट दीजिए, कितना आ गया? 440। और 15% पर कितना आएगा? कितना निकला था? 23x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 400 बटे 20। काट दीजिए, ठीक है। कितना आ गया? 460। कितना आ गया? 460। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 440 और 460। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़े में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है, कह रहे हैं कि वर्गों का योगफल कर दीजिए पहले। 11 के वर्ग और 12 के वर्ग के जोड़। 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121 प्लस 144। ठीक है? अरे भाई ठीक है या नहीं है? कितना हो गया हमारा? 265। ये हमारा वर्गों का योग आ गया जो हमें दे रखा है, 11 और वर्गों का योग। अब कह रहे हैं कि इसमें से हम ऐसा क्या घटा दें कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके पास में क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो 265 के पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ये होती है हमारा 16 का स्क्वायर 256। कितनी? 256। अब वही कह रहे हैं कि इन दोनों को घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। 265 माइनस 256 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। और 9 एक पूर्ण वर्ग है किसका? 3 का। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है और इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक यानी ए और बी दोनों 1000 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है? बताइए जरा। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे।
ए की आय बी की आय में अनुपात कितना है? 3:2। तो क्या ए की आय 3x मान लूं और बी की आय 2x मान लूं? कह रहे हैं इनके खर्चों का अनुपात, यानी कि ए का खर्च कितना है 5/, मान लूं, और बी का खर्च कितना मान लूं 3/। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं प्रत्येक 1000 बचाता है। बचत क्या होता है? जब हम आमदनी में से अपना खर्चा घटा देते हैं, वही तो हमारी बचत निकल के आती है, यानी आय माइनस व्यय। चलिए दोनों की बचत निकाल लेते हैं, कितनी करते हैं। तो 3x माइनस ए की आय कितनी है 3x, ए का खर्च कितना है 5/, बराबर कितना है 1000, और 2x माइनस 3y बराबर भी कितना है 1000। ये बन गई हमारी इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, उससे पहले हमें इनकी जो आय है वो बराबर करनी होगी। तो क्या मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं और 2 को 3 से गुणा कर दूं तो इनकी आय जो है वो बराबर हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गया निकल के हमारा? निकल के आ गया हमारा 6x माइनस 10/, बराबर 2000। कितना आ गया 2000। और यहाँ पे नीचे क्या निकल के आ गया 6x माइनस 9y, ये कितना आ गया 3000। कितना आ गया 3000। ठीक है, ये देखिए माइनस प्लस और माइनस कट गया, क्या बचा हमारा? देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचा माइनस का बाई, बराबर 2000 3000, माइनस का 1000 बचा। कितना बचा? माइनस का 1000, माइनस से माइनस कट गया, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई प्लस की। ठीक है, अब क्या है, अब बताइए, अब भी कुछ होना बाकी है। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, और उसके बाद a की आय निकल जाएगी। तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 3x माइनस 5/, ये पहली इक्वेशन थी हमारी। चलिए 3x माइनस y की वैल्यू 1000 रखी तो 5000 हो जाएंगे, बराबर कितना हो गया 1000 हो गया। 3x बराबर ये 5000 माइनस का उधर जाके प्लस का 6000, 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। तो a की आय निकल कर आ जाएगी। a की आय कितनी मानी थी हमने 3x मानी, कितनी 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2000। तो a की आय कितनी है 6000। कितनी है 6000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति किलोमीटर प्रति घंटा में किसके बराबर है? देखिए लिख लिया 22.5। ठीक है, तो क्या मैं इसकी 18/5 से गुणा कर दूं? जब गति मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो तो कितने से गुणा करेंगे 18/5। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया चलिए करिए जरा सॉल्व। 2 पंजे 10 और 2 नेम 18 हो गया।
ये कितना हो गया, पचम 25, और 25 से 225 को काटेंगे तो 25 नेमा 225, और ये आ गया हमारा 81 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राशि जो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुने होने में कितना समय लगेगा। चलिए करिए जरा। देखिए एक राशि है, हमने मान लिया राशि कितनी है, वो 100 है। कितनी है, 100 है। कह रहे हैं कि दोगुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 8 वर्ष में। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, वो दोगुनी हो जाती है। अब कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए 100 वर्ष में 100 जो राशि है वो दोगुनी हो गई, कितनी, 200। कितने में, 8 वर्ष में। अब क्या कह रहे हैं कि वो 3 गुनी हो जाती है। कितनी, 3 गुनी, यानी कि 200 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 8। कितनी हो गई, 8। अब क्या कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की उसी दर से उसको 3 गुने होने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसका दोगुना होगा। किसका, तो कितना हो जाएगा, इसकी 2 से गुणा हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16। कितना हो गया, 16 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कितने में, 16 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, सॉरी थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो 100 जो है, 100 तो हमारा पहले था, अब जो 200 हो गया तो कितना बड़ा हमारा, ये बड़ा हमारा 100 बड़ा। कितना बड़ा, 100 बड़ा। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। 8 वर्षों में कितना बड़ा भैया, 100 बड़ा है। अब कह रहे हैं 100 से 300 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 200 की वृद्धि हो रही है। 100 की वृद्धि हुई तो कितना, 8, और 200 की वृद्धि होगी तो कितने वर्ष में होगी, ये हो जाएगी हमारे 16 वर्ष में। कितने वर्ष में, 16 वर्ष में हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या कह रहे हैं कि जो भाजक है वो क्या है, शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का कितना है, 6 गुना है। शेषफल हमें दिया हुआ है कितना, 2, तो भाजक कितना आ गया, 12। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, दोबारा क्या कह रहे हैं, जो भाजक है भागफल का 3 गुना है। किसका, भागफल का 3 गुना है। भाजक हमने निकाल लिया कितना है, 12 है। भागफल पूछ रहे हैं और गुणा में है 3, 3 से काटा कितना आ गया,
4, तो भागफल कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? अब लगा दीजिए अपना भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य ज्ञात करना है। भाजक कितना निकल के आया हमारा? 12 गुणा में भागफल कितना था? 4 था, और शेषफल कितना था? 2 था। चलिए 12 चौक 48 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 50। कितना आ गया? 50। तो भाज्य कितना था? 50 था। किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा कर पाएंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए जरा। देखिए जरा। कह रहे हैं कि किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है। ए का 15 दिन का काम कितना है? 7/10 कितना है? 7/10। शेष काम कितना बचा? ये बचा हमारा काम एक था 7/10, एक 15 दिन में किया तो कितना बचा? 1 - 7/10, ये आ गया हमारा 3/10। 10 एकम 10 -7 यानी 3/10। अब क्या कह रहे हैं? जो शेष काम है, यानी कि जो 3/10 काम है, ये कह रहे हैं कि ए बी की सहायता से शेष काम को करता है। कितने? 4 दिनों में। 3/10 जो काम है ए और बी दोनों मिलके करते हैं, कितने? 4 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दोनों मिलके पूरा काम, तो ए प्लस बी पूरा काम करेंगे कितने दिनों में? ये करेंगे आपके 4 × 10/3। इसको पलट देंगे। ठीक है, 40/3 आंसर आ गया आपका। इसको और शॉर्ट करके लिखेंगे तो 3 से कितनी बार में जाएगा? 13 सही, 1/3, 13 × 3 = 39 और 1 40/3। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं समुच्चय ए तथा समुच्चय बी हो तो ए यू बी का मान है, तो इसका मतलब होता है हमारा एलसीएम। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारा एलसीएम। तो ए कितना दिया हुआ है हमें? 1 2 3 4 कितना है? बी कितना है? 1 3 5 और 7। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी ए तो हम पूरा लिख लेंगे, और बी में जो रिपीटेबल संख्या है उससे आगे का लिखेंगे। तो कितना, कहाँ तक आ रही हैं?
4 तक आ गई, 4 के आगे का लिखेंगे तो लिखेंगे 5 और 7, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है वो है हमारा इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड, डैश यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट। इसमें आपको बताना है ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। देखिए यूनिट, इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या होगा, यूनिट, यानी उच्चारण इसका निकल रहा है या से, अर्थात कॉन्सोनेंट है, तो आना चाहिए ए। क्या आना चाहिए, ए यूनिट आना चाहिए। लेकिन आगे दे रखा है कि आ यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि यूनिट का जो अर्थ होता है एक मेजरमेंट होता है। जब यहाँ पर किसी के अर्थ की बात हो, विशेष वस्तु दी गई हो, तो वहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करते हैं, तो ए नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यूनिट मीन्स यानी यूनिट का अर्थ होता है अ मेजरमेंट। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश गोइंग टू योर हाउस। क्या तुम्हें भी कोई भी दिक्कत है टू गोइंग टू योर हाउस, माइन, आई, माई या मी। क्या हो जाएगा, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग टू योर हाउस। क्या तुम्हें कोई भी दिक्कत है मेरे तुम्हारे घर जाने से, तो क्या होगा, माई गोइंग टू योर हाउस। कोमल इज मोर ब्यूटीफुल देन डैश ऑफ हर सिस्टर्स, सम, एनी, ऑल या नन ऑफ दीज। बताइए, कोमल इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल, यानी कि उसकी जितनी भी सिस्टर्स हैं उन सबसे कंपैरिजन हो रही है। द नॉइज इन द बेडरूम मी अप, अवोक, अवेक, वोक या अवेकन। क्या हो जाएगा, वोक मी अप, उठा दिया, पास्ट की बात हो रही है। ऑल फेल्ट दैट ही आ चीट, मे बी चीट, कैन बी चीट, माइट बी चीट या विल बी आ चीट। बताइए जरा, ऑल फेल्ट दैट, सबको लगा, सबने यह फील किया, क्या किया, दैट ही फेल्ट। फेल्ट यहाँ पर किस में है भैया, पास्ट में है। ये पास्ट में है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी पास्ट में ही होगा। तो क्या होगा, ही माइटा चीट। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि out of the 4 alternatives suggested, select one which best expresses the same sentence in indirect speech। indirect speech में बनाना है। Nisha told Monica, what a beautiful dress you are wearing। Nisha exclaimed that Monica was wearing a very beautiful dress। Nisha exclaimed that it is a very beautiful dress। Nisha exclaimed that Monica is wearing a very beautiful dress, या Nisha told Monica that was a beautiful dress। बताइए जरा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निशा एक्सक्लेम्ड दैट मोनिका वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ही आस्क्ड, शी आस्क्ड, इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। ये है हमारा, शी आस्क्ड दैट द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। शी आस्क्ड दैट इफ द सेक्रेटरी वॉज
coming to the meeting, she asked if the secretary is coming to the meeting, या she asked if the secretary was coming to the meeting? बताइए जरा। क्या हो जाएगा? she asked, बिल्कुल। इंट्रोगेटिव है, इफ आ जाएगा द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, प्लेटलिस्ट या कॉनोसिर? बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिस्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप क्या कहलाती हैं? मोर्स, ट्रेडिशंस, रिट्स या रिचुअल्स? बताइए जरा। मोर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मोर्स कहलाती हैं एक पार्टिकल ग्रुप की जो आदतें हैं और जो क्या हैं, अभिव्यक्तियां हैं, उनको क्या कहते हैं हम? मोर्स कहते हैं इंग्लिश में। इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई ओपिनियन ऑफ द प्ले इज दैट इट विल विन द नेशनल अवार्ड। चलिए, क्या हो जाएगा? ओपिनियन टू या ओपिनियन अबाउट, ओपिनियन ऑन या नो इम्प्रूवमेंट? तो वो किसके बारे में दे रहा है ओपिनियन? प्ले। दैट माई ओपिनियन अबाउट द प्ले इज दैट इट विल विन नेशनल अवार्ड। मेरा ओपिनियन है इस खेल के बारे में कि यह क्या जीतेगा? नेशनल अवार्ड जीतेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओपिनियन अबाउट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओपिनियन अबाउट। 36 से 37 क्या कह रहे हैं? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। इस ईडियम फ्रेज का हमें क्या बताना है? आंसर बताना है। टू गिवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि गिवन द कोल्ड शोल्डर, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो गिवन द कोल्ड शोल्डर मतलब देने इसका होता है किसी को ठंडा कंधा देना। टू बी अनफ्रेंडली, टू अबंडन समथिंग, टू अब्यूज समथिंग समवन या फिर टू कर्स समवन? बताइए जरा। टू बी अनफ्रेंडली। टू गिवन द कोल्ड शोल्डर मतलब ठंडा कंधा देना, मतलब किसी की सहायता ना करना, या फिर किस टू बी अनफ्रेंडली किसी के साथ मित्रता का भाव नहीं रखना। टफ एक्ट टू फॉलो, यानी कि हिंदी में इसका वर्जन देखें तो टफ एक्ट टू फॉलो इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेट करके देखें। टफ एक्ट टू फॉलो यानी कि कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होना। एक्टिंग लाइक अ टफ मैन, डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, या डिफिकल्ट टू एक्ट वेल, या एक्टिंग स्किल इज टफ? बताइए जरा। फॉलो करना क्या होता है? किसी को वैसा ही हूबहू उसकी नकल करना, उसको पीछा करना। फॉलो करना तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, यानी उसी की तरह परफॉर्म करना बहुत ही क्या है? मुश्किल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। बताइए जरा। ही वॉज कन्विक्टेड मैनस्लॉटर ऑफ, फ्रॉम, फॉर या फिर टू? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मैंस लाफ्टर। हाउ मच डिड यू स्पेंड द रोजेस, इन, ऑन, ऑफ या फिर फ्रॉम। ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता होगा, बताइए जरा। हाउ मच डिड यू स्पेंड द रोजेस, कितना खर्च करते हो, या ऑन किस पर, रोजेस पर, गुलाब पर। द पीजेंट रिवेलियन वॉज डैश विद अ हाई हैंड बाय द एम्परर। पीजेंट क्या होते हैं, किसान होते हैं। रिवेलियन संघर्ष, बताइए जरा। पुट डाउन, यानी कि जो पीजेंट रिवेलियन, यानी कि जो किसानों का जो समूह था, जो संघर्षशील समूह था, उसने क्या किया, पुट डाउन विद अ हाई हैंड बाय द एम्परर, यानी कि राजा के सामने उसने क्या किया, मस्तक टेक दिए, हाथ गिरा दिए। नेक्स्ट हमारा पैसेज है 41 से 45। रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, टू मेक ourselves culture, to digest knowledge, to study correctly, to acquire knowledge and develop the mind। चलिए बताइए जरा। It is your duty to train and develop your mind and acquire knowledge, as much knowledge as you possibly can obtain. Knowledge is like a deep well fed by perennial springs, and your mind is the little bucket that you drop into it। क्या हो जाएगा पहले का, बिल्कुल पता चल गया। टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। नेक्स्ट क्या है, माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू, किससे, अभी अभी कंपेयर किया हमने, किससे, बकेट से। जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको माइंड जैसे एक बकेट, पॉकेट में, गुच्छे में डाल दो। For human beings, their brain is one of the two products of evolution. The other is their physical strength, self-culture and knowledge, keener sense of sight या instinct for living in a society। चलिए, the brain, which is physical organ of the mind, is one of two precious products of the aeons of evolution. The other is the imponderable social instinct। क्या है, instinct। तो क्या हो जाएगा इसका, instinct for living in a society। What is man like if he does not develop and use his brain। यानी कि जो मैन है वो कैसा हो जाएगा अगर वो अपने दिमाग का विकास ना करे, अपने यूज ना करे उसका दिमाग का। चलिए कैसा हो जाएगा अभी देखते हैं कैसा हो जाएगा। Many animals have very problem sense organs. The eagle, the ant and the dog have keener sense of sight than man, but no animal has a more developed brain and higher intelligence. If you do not develop and use this brain to utmost of your power, you are more akin to the beasts than homo sapiens। कैसे हो जाएंगे, बीस्ट हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, होमो सेपियंस रह के। क्या हो जाएगा 44 का, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ही इज अकिन टू द बीस्ट्स, समर्पित हो जाएगा किसके प्रति, बीस्ट के प्रति। What will knowledge and mental self culture confer upon man? Many blessings, untold mysteries, richness of knowledge या money and material things। चलिए,
देखिए यहीं पे आंसर दे रखा है हमें, देन होमो सेपियंस, knowledge and mental self culture will confer untold blessings upon you. You will not be victim of superstition and demagogy in religion and politics. You will know your duty to do it. क्या हो जाएगा 45 का? ये हो जाएगा हमारा मैनी ब्लेसिंग्स। क्या होगा? मैनी ब्लेसिंग्स। फोर्टी सिक्स से 50 तक दे रखा है फॉलोइंग पैसेज। चलिए, इन द मोड सजेस्टेड बाई सर टिम टीचर्स में सेल्फ इवेल्यूट एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट। चलिए पढ़ते हैं। renowned educationalist Sir Tim Brinkhouse observed that an outstanding school has 4 factors that are visible. Teachers talk about teaching, teachers observe each other's practice, teachers plan, organize and evaluate their work together rather than separately, and that teachers teach each other. He continues, one of the reasons I like that is you can immediately see ways in which you could make more likely that teachers talk about teaching. तो क्या हो जाएगा पहला? ये हो जाएगा हमारा यूजिंग टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? यूजिंग टेक्नोलॉजी। Teachers talk about teaching means that make some suggestion, discuss their own practice या criticize one another, freely exchange opinions। बताइए जरा। टीचर्स टॉक अबाउट टीचिंग यानी कि टीचर्स जो है टीचिंग के बारे में बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि दे फ्रीली एक्सचेंज ओपिनियंस, वे मुक्त रूप से अपने एक दूसरे का विचार जो है क्या करते हैं, बदल लेते हैं कि भैया तुम ऐसे पढ़ाओ और हम ऐसे पढ़ाएंगे। लो एफर्ट बट हाई इम्पैक्ट इन द कंटेक्स्ट इम्प्लाइज दैट, लो एफर्ट यानी कि कम प्रयास और हाई इम्पैक्ट अधिक प्रभाव, इस कंटेक्स्ट में इम्प्लाइज दैट स्कूल्स बताता है कि जो स्कूल्स हैं पे टीचर्स अ लोअर सैलरी, एक्सट्रैक्ट मोर वर्क फॉर द सेम पे, डिक्रीज द वर्कलोड एंड सैलरी, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज विद इन द सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? क्रिएट अपॉर्चुनिटीज विद इन द सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट। In this extract, it is observed that technology support teachers to improve students, conduct meetings for teachers या follow up remediation activities for students या self diagnose their practice। क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी से कैसा सपोर्ट पाते हैं कि वो सेल्फ डायग्नोज देयर प्रैक्टिस, वो अपनी प्रैक्टिस को सेल्फ डायग्नोज अपना आत्म आकलन करते हैं अपनी प्रैक्टिस का। रोटेटिंग स्टाफ मीटिंग्स इन द क्लासरूम्स परमिट्स टीचर्स टू इनफॉर्मल विद ईच अदर, मिस सम ऑफ देम, शेयर देयर ऑन प्रैक्टिस विद अदर्स या कीप बिजी ऑल द टाइम। तो क्या हो जाएगा? शेयर देयर ऑन प्रैक्टिसेस विद अदर्स, यानी कि वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट के हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं वो पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।